कूडो इज अ फुल कॉन्टैक्ट मिक्स मार्शल आर्ट। टाइक्वांडो में सिर्फ किकिंग ही होता है। इट केम फ्रॉम जापान इन इंडिया थ्रू शिहान अक्षय कुमार जी। भारत देश में इस खेल की स्थापना उन्होंने की। कूडो खेल 60 से ज्यादा देशों में खेला जाता है। मैं कराटे का भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, टाइक्वांडो भी नेशनल प्लेयर हूँ। आई वॉज वेरी नट्यूरस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट इन स्कूल लाइफ। इवन आई वॉज रेस्टिगेटेड फ्रॉम द स्कूल लाइफ। एंड मैंने कहा सर मैं तो पिक्चर ही देख के आया हूँ, मैं मज़ा तो आता है ऐसे मारने वारने में। छोटे शहरों में पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। द सेकेंड बिगेस्ट ब्रेक जब मैंने इंडिया के लिए 2017 में जूनियर कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आया था। फ्रांस के खिलाड़ी को 8-0 से हराया था। गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव बट वो सफिशिएंट नहीं है सर, कि सिर्फ नौकरी देना इज नॉट अ समाधान। उन एथलीट्स का ध्यान रखना, उनके टूर्नामेंट्स का ध्यान रखना, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज थिंग। हर साल वो एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कराते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और अक्षय सर इज़ वेरी हम्बल हार्टेड पर्सन। मतलब वो कभी ये फील नहीं करते कि यार वो उनसे मिले तो ऐसा लगा कि कोई अपने बीच का व्यक्ति है। वो कह रहे अक्षय सर से मिलोगे? मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, नेकी और पूछ। अक्षय सर ने ही बुलाया था कि ये यार बच्चे अपने स्पोर्ट के बच्चे अगर इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े जॉब्स पे जा रहे हैं, तो उन्होंने बुलाया, फोटो सब। और क्या बताऊं सर, सभी के कान में है वो वाली स्टोरी फोगाट जी की। 1 किलो वजन या आई थिंक 30 ग्राम्स वजन के उससे ही गॉट डिस्क्वालीफाइड इन ओलंपिक, राइट। फाइट खेलना इज ईजी, कटिंग दोज 10 किलोज 3 दिन 4 दिन, 10 किलो की बात कर रहा हूँ मैं। 10 किलो 4-5 दिन में कैसे काटते हैं, बॉडी फैट निकालते हैं, पूरा वाटर कट कर रहे हैं, अपने बॉडी का पूरा पानी निचोड़ रहे हैं। कई मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सर मैं कराटे कर रहा हूँ बट मैं 10 साल से मेडल लेके आ रहा हूँ बट कुछ हो ही नहीं रहा है। बट वो भारत सरकार से रिकॉग्नाइज नहीं, तो उन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू, आपने सुना होगा सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल पर। और हम जिस देश के वासी हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर 20-25 किलोमीटर में आपकी भाषाएं बदल जाती हैं, रहने का रंग ढंग बदल जाता है, कल्चर बदल जाते हैं। मतलब हर 20-25 किलोमीटर में कुछ ना कुछ बदल जाता है। भारत कल्चर्स का देश है, रिलीजन्स का देश है। और लेकिन इन सब चीजों को जो चीज समेटती है, जो चीज यूनाइट करती है, जो एक करती है, वो होते हैं हमारे स्पोर्ट्स। अब आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, अब मैक्सिमम सब बोलते हैं कि भाई क्रिकेट जो इंडिया को यूनाइट करता है, लेकिन असलियत यह है कि स्पोर्ट्स जो है पूरे देश को एक साथ ले आता है। कोई भी इवेंट आप देखें, आप ओलंपिक देख लें, एशियन गेम्स देख लें, तरह तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। और जिस तरह की व्यूअरशिप आजकल मिलती है, हम कह सकते हैं कि हमारा देश स्पोर्ट्स की वजह से यूनाइट होता है। तो क्रिकेट के अलावा जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, उनमें भी आज खिलाड़ी निकल रहे हैं, बहुत जगह भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं में से आज एक हमारे साथ हैं खिलाड़ी जो एक ऐसे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स इनकी वजह से शायद अब बहुत ज्यादा उसका लेवल अप हुआ है इंडिया में, जो इस स्पोर्ट्स के 21 बार के नेशनल चैंपियन हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, उसके बाद यूरो एशियन चैंपियन भी है। हमारे साथ हैं सोहेल खान। बहुत बहुत स्वागत है सोहेल, विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल में आपका। तो सबसे पहले सोहेल यही जानना चाहूंगा, ये जो स्पोर्ट्स है कूदो स्पोर्ट्स का नाम है, तो कूदो है क्या? जब आपके पे थोड़ा रिसर्च किया तो कूदो मैं भी नहीं जानता था। हम जूडो कराटे जानते हैं, मैक्सिमम लोग टाइक्वांडो जानते हैं, और नहीं तो फिर हम फाइट्स देख लेते हैं एमएमए वगैरह। तो ये कूदो क्या मिला के बना है ये? So basically Kudo is a full contact mixed martial art. It came from Japan in India through शिहान अक्षय कुमार जी। भारत देश में इस खेल की स्थापना उन्होंने की और उसके अंदर सोशियान मेहुल वोरा जी इस खेल को भारत देश में लेकर आए। तो कूडो जो खेल है वो कई खेलों के समावेश से बना है। जैसे आपने मेरे सामने अभी नाम लिया स्पोर्ट कराटे, नाम लिया टाइक्वांडो, नाम लिया जिजित्सु, नाम लिया जूडो, नाम लिया बॉक्सिंग। So ultimately, it's a mixture of all these sports. So for example, if you have seen the sport boxing में आपने देखा होगा सिर्फ पंचेस होते हैं। Like for game you spoke अभी taekwondo में सिर्फ किकिंग ही होता है basically. And then we talk about judo में सिर्फ थ्रोज होते हैं, as the same as wrestling में दाव होते हैं। And the game which is called जिजित्सु में सिर्फ ग्राउंड फाइट्स होते हैं। So कूडो में फुल कॉन्टैक्ट पंचेस भी होते हैं, किक्स भी होते हैं, थ्रोज भी होते हैं, स्लैम्स भी होते हैं, रेसलिंग भी है, एट द सेम टाइम जिजित्सु भी है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स। So we can say it's the same as mixed martial art MMA,
but it also have few safety equipments and it's played with certain amount of rules. So जैसे आपने अभी बोला एमएमए हमने देखा है या सो इट्स सिमिलर एज एमएमए, गिव द सेम वाइब एज एमएमए, बट इट इज प्लेड अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. इट आल्सो हैव फ्यू सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, क्योंकि एमएमए में द हार्डेस्ट थिंग इज एवरी डे यू गॉट नॉक्ड आउट और समथिंग. बहुत ब्रूटल स्पोर्ट है. सो कूडो को जब इन्वेंट ही किया गया तो उसका प्राइमरी फैक्टर था कि हम फुल कांटेक्ट को तो रखेंगे बट एट द सेम टाइम हमें सेफ्टी से कंप्रोमाइज नहीं करना है किसी की. तो ये कूडो का एक संक्षिप्त विवरण है. ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है? जी, भारत सरकार तो ये कब अप्रूवल हुआ? मतलब आई फील 2018 में भारत सरकार ने माननीय क्या कहूँगा, माननीय हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने इस खेल को भारत देश में भारत सरकार की मान्यता लाई एंड इट्स बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स. और रिसेंटली हमें इंटरनेशनल जो कमेटी है इस खेल की उसको टीफा से भी रिकॉग्निशन मिला है, जो इंटरनेशनल सब बॉडी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की. और मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये भी बताना चाहूँगा कि कूडो खेल 60 से ज़्यादा देशों में खेला जाता है. एंड जो वर्ल्ड कप्स होते हैं तो 60 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है और ग्लोबली बहुत बड़ा स्पोर्ट है ये. मतलब इंडिया में डेफिनेटली आप लोगों के सपोर्ट के थ्रू, शिहान अक्षय कुमार और मेहुल वोरा सर के थ्रू इंडिया में बहुत एक्सपेंड कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है. बट ग्लोबली दिस स्पोर्ट इज वेरी बिग. सो आई कैन टेल कि 60+ कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे, तो दैट्स अ ह्यूज नंबर फॉर अस. बिल्कुल. तो कूडो से आपका परिचय कब हुआ सबसे पहली बार? क्योंकि आप, जैसे मैं बता दूं, एक और जानकारी मैं देना भूल गया कि सोहेल भाई को अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे गोल्डन बॉय ऑफ मध्य प्रदेश, जहां हम लोग बैठे हैं, तो नाम इनका फ्लैश होके आएगा गूगल पे सबसे पहले. तो सागर से आप निकले, एक स्मॉल टाउन है यहाँ भोपाल से थोड़ी दूर पे है, 200 किलोमीटर पे. तो सागर से आप निकले, तो कूदो से परिचय कैसे हुआ आपका? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? बचपन कैसा था? एक्चुअली माय कूडो जर्नी हैज स्टार्टेड विथ फ्यू, पहले मार्शल आर्ट बैकग्राउंड जो मेरा रहा उसके बाद. सो बेसिकली जब मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई थी, स्टार्टेड विथ कराटे, क्योंकि कराटे ही उस टाइम पे स्पोर्ट जाना जाता था. तो आई स्टार्टेड माय कूडो कैरियर और कराटे कैरियर उस टाइम पे. एक्चुअली आई स्टार्टेड विद, आई वॉज वेरी नट्यूरस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट इन स्कूल लाइफ. अब मैं बहुत मस्त शरारती बहुत रहा हूँ. इवन आई वॉज रेस्टिगेटेड फ्रॉम द स्कूल लाइफ एंड रेस्टिगेट हुआ हूँ 8 महीने के लिए. रेस्टिगेशन एक्सपेंड हुआ है मेरा. सो आई वॉज वेरी नट्यूरस काइंड ऑफ अ पर्सन एंड स्पोर्ट इज़ द थिंग जिसने मेरे को एंगर से कंट्रोल करना सिखाया, पढ़ाई में फोकस लाना सिखाया. सो आई स्टार्टेड विथ कराटे एंड देन आई ऑल्सो स्विच टू टाइक्वांडो. जो मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि कराटे में मैं सिर्फ किक और पंच करता था, बाकी जो थ्रोज है या ग्राउंड फाइट है या फुल कांटेक्ट पंचेस है वो मैं मिस कर रहा था कहीं ना कहीं. सेम जब मैंने टाइक्वांडो में नेशनल मेडलिस्ट रहा, मैं कराटे का भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, टाइक्वांडो भी नेशनल प्लेयर हूँ. तो फिर उसके बाद जब मैं कहते हैं ना, एक वो रह जा रहा है कहीं ना कहीं, किक नहीं मिल रही है आपको वो चीज़ में. तो देन हमारे जो कोच हैं अभी प्रेजेंट में, डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान जी, उन्होंने मेरे को इस गेम से इंट्रोड्यूस कराया. देयर इज़ अ गेम इंडिया में भी नया स्पोर्ट आया है, उसका कूडो है, कूडो उसका नाम है. एंड उसके ऐसे सेट ऑफ रूल्स में खेला जाता है और सेम मिक्स मार्शल आर्ट है, कॉम्बैट स्पोर्ट है. तो फिर मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि ऐसे स्पोर्ट में ज़रूर मैं खेलना चाहूँगा. और जब मैंने स्टार्ट किया मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से अभी सब अच्छा जा रहा है फील. ओके. नहीं तो आप वो स्टोरी थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा कि जो रेस्टिगेट आप हुए स्कूल से, तो हम लोग भी काफ़ी शरारती रहे स्कूल में, हरकतें बहुत की हैं. जब इस तरह की हरकतें सुनते हैं तो दिलचस्पी होती है जानने में कि मतलब आप बोले कि शरारती तो थे, लेकिन क्या ऐसी शरारत कर दी कि भाई स्कूल से रेस्टिगेट ही हो गए आप सीधे? एक्चुअली द स्कूल विच आई वॉज इन, द महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल, इट्स अ ब्रांच ऑफ आर्मी स्कूल. सो द, हाँ जी, सो द डिसिप्लिन इन द आर्मी इज वेरी मच लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी इज द डिसिप्लिन इन इंडियन आर्मी और एनीवेयर इन द स्कूल. सो उधर कुछ आई फील एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें आई वॉज वेरी नट्यूरस, आई नो दिस. सो अगर कोई भी, और द हार्डेस्ट थिंग इज जिस चीज़ में मेरा नाम आया था उस चीज़ में मैं इन्वॉल्व ही नहीं था उस टाइम पे. क्योंकि क्या कहते हैं ना, एक शरारती बच्चा का अगर क्लास में कोई भी उधम हो रहा है, इमेज बन जाती है, राइट. परसेप्शन था, तो उसमें मेरा नाम आया. दैट डे आई वॉज नॉट इवन प्रेजेंट इन दैट मिसचीफ. मैं था ही नहीं वहाँ पे. तो मैं तो ये सोच रहा था, ना मेरा सिर है ना मेरा पैर, तो मैं कैसे आ रहा हूँ नाम में. बट इट्स ऑल राइट. तो जब आपका वो इंसिडेंट जब हुआ, तो उसके बाद फिर
क्या इफेक्ट पड़ा उससे, फैमिली का क्या रिएक्शन? वो थोड़ा सा हार्ड था, मतलब इट्स काइंड वो एक ऐसी वो हाँ एब्सोल्युटली, मतलब एक दर्दनाक होता है कि बच्चे को बिल्कुल, इस तरह से निकाला। मतलब अभी मैं इतने आसानी से कह पा रहा हूँ बिकॉज उस समय तो इट्स कब की बात है? व्हेन आई वाज इन 5th क्लास। सो अराउंड 2008 और somewhere. हाँ समवेयर, ओके। तो उसके बाद फिर जब रेस्टिगेट हो गए तो फिर उसके बाद फिर पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दिया, या उसके बाद फिर आपने स्पोर्ट शुरू कर दिया? नहीं एक्चुअली नट्यूरस था उस टाइम पे, बट उसके बाद फिर मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि बेटा आपको अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि आपका एक मेंटलिटी लोगों के मन में सेट हो जाता है कि ये तो नट्यूरस से कुछ करेगा ही नहीं, तो उस टाइम पे मेरे पास मौका था फ्लिप करने को चीज़ों का। तो देयर आई थॉट के यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी टिल डेट इज, हमारे स्कूल में क्या था ना, जब कोई भी बच्चा कहीं पे टूर्नामेंट जीत के था तो उसको असेंबली में बुला के पूरे स्कूल क्लैप करते थे कि दिस स्टूडेंट हैज ब्रॉट ग्लोरी टू आवर स्कूल बाय दिस। तो मैं डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीता था, तो उधर पे कराटे के टूर्नामेंट में मैं गया, उधर पे मेडल लेकर आया। तो मेरे को वही टीचर्स जो सोचते थे ये क्या ही करेगा या क्या ही पढ़ाई करता है, ये क्या ही स्पोर्ट भी करेगा, तो दैट ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि जब रेस्टिगेशन के बाद भी जो पेरेंट्स रहते थे उनका भी ऐसा रहता था कि इस बच्चे से बेटा दूर रहना, ये बहुत उधम करता है, तो एक वो भी थोड़ा सा था। हाँ, तो वो भी मेरे को था कि यार कोई मेरे से उतना बात भी नहीं कर रहा है, मैं कटा कटा सा रह रहा हूँ दूसरों से, टीचर्स भी सही से चीज़ें नहीं कर रहे हैं। इवन आई नीड टू इम्प्रूव, बट एक सर्टेन पॉइंट ही होता है कि यू कैन पुश आउट। सो वो एक था कि नहीं यार एटलीस्ट वी कैन डू समथिंग गुड। तो तब से मेरे को मोटिवेशन हुआ कि नहीं यार मतलब कर सकते हैं, चाहे ऐसा नहीं है। तो तब आई स्टार्टेड विद दिस मार्शल आर्ट एंड पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा। एंड इवन आई वॉज इन 12th आई वॉज ऑन अ टॉपर लिस्ट ऑफ द स्कूल्स। स्पोर्ट्स के साथ टॉपर, इट्स वेरी हार्ड कॉम्बिनेशन आई वुड से। तो इसके बाद फिर आपके कोच साहब की नजर आप पे उसी समय पड़ गई थी? कोच साहब की नज़र जो थे मेरे, उनका नज़र तो था मेरे पे, आई वुड से दैट, क्योंकि जो सबसे उधम करने वाला स्टूडेंट रहता है उनकी तो हमेशा बैड बुक्स या गुड बुक्स में वो स्टूडेंट तो रहते ही है, क्योंकि पिटाई भी उसी को पड़ती है और पुचकार के उसी को लेके आते हैं टीचर्स। तो उन्होंने बोला तू चैनलाइज क्यों नहीं करता इतनी इस एनर्जी को, जितना तू उधम करने में या इतना मस्ती करने में लगाता है, इसको चैनलाइज कर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट कराटे। मैंने कहा सर मैं तो पिक्चर देख के आया हूँ, मैं मज़ा तो आता है ऐसे मारने वारने में। और फिर मेरे को समझ में आया बॉलीवुड फाइट इज टोटली डिफरेंट एंड कराटे इट्स अ ओ लाइक दिस थिंग। सो आई स्टार्टेड कराटे, मज़ा आने लगा, मतलब चैनलाइज होने लगी मेरी एनर्जी जो इधर उधर की चीज़ों में यूज़ करता था। तो कोच साहब की नज़र तो थी ऑब्वियस, और उनका ह्यूज क्रेडिट गोज, इवन स्टिल आई एम इन गुड टच विद हिम। अभी भी वो मेरे को कोच करते हैं, अभी सागर जा रहा हूँ उनके अंडर में एक कैंप करूँगा। तो इट्स काइंड ऑफ फैमिली फॉर मी, डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान जी, इट्स काइंड ऑफ फैमिली फॉर मी। तो फिर जब अब कोच साहब की नजर पड़ गई, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ कूदो में या इसमें जाना है, तो अब आमतौर पे बच्चों की बात करें, किसी भी घर का बच्चा मिडिल क्लास से निकले हैं, हम सब भी मिडिल क्लास से आए हैं, तो सबसे पहला थॉट, क्योंकि टीवी पे बचपन से क्रिकेट ही देखा है, तो सारे बच्चे जो है छोटे छोटे सोचते हैं कि नहीं यार मैं क्रिकेटर बनना है, क्योंकि देखते हैं अरे इतनी पॉपुलैरिटी, क्योंकि और कोई स्पोर्ट्स नहीं देख पाते टीवी पे। जब ओलंपिक्स होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं, तब टीवी पे आता था, हम लोग दूरदर्शन देखते थे, तब तो सैटेलाइट वो था भी नहीं, केबल टीवी ज्यादा। तो क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं सब लोग। इवन एट दैट टाइम आई वॉज वॉन्ट टू बी सचिन तेंदुलकर, everybody like and in football I want to be a Ronaldo and जब भी मैं टेनिस देखता था या वो सानिया मिर्ज़ा बनना है, मैं ये कहता था सानिया मिर्ज़ा बनना है मेरे को, बैडमिंटन देखते तो साइना नेहवाल बनना है। तो जब बट क्या रहता है ना, आपको समझना ज़रूरी है कि आपका मेन फोटे क्या है। एवरी स्पोर्ट हैज़ इट्स डिफरेंट स्किल्स ऑफ सेट। क्रिकेट में खेलने का और उसमें स्किल्स का अलग फॉर्म है, बाकी मार्शल आर्ट या कॉम्बैट स्पोर्ट में अलग है। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझी कि यार क्रिकेट में तो आई वोंट फील मैं डिस्ट्रिक्ट भी खेल पाऊँगा या फिर उतने अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा स्किल सेट वैसा नहीं है। तो फिर मेरे कोच ने ही उस चीज़ में मेरे को बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है, आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। सो तभी मैंने फिर पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था उस पर, कि क्योंकि हर पेरेंट्स नहीं, पापा मम्मी का तो ये रिएक्शन था हमारा बच्चा अब मस्ती तो नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन्ड है, दैट इज द मस्ट थिंग। एंड और एक ये भी रहता है ना, जो मार्शल आर्ट या किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट में पेरेंट्स भेजते हैं तो उनका मेन उद्देश्य व्हाट आई फील इज
उनका सबसे बड़ा जो रहता है रीज़न इज़ अ सेल्फ डिफेंस. Nowadays we heard about many more things like इधर पे इसको किडनैपिंग या ये टीजिंग ईव टीजिंग हो रही है या ये हो रहा है. तो पेरेंट्स को ये था कि यार अच्छा है, मतलब दूर के झमेलों से दूर है बच्चा, डिसिप्लिन है, अपना कराटे का भी प्रैक्टिस कर रहा है, सेल्फ डिफेंस भी कर लेगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो खुश थे. बट व्हेन आई स्टार्टेड इट प्रोफेशनली बैक टू बैक, मम्मी जाना ही है, तो थोड़ा सा बेटा पढ़ाई पे फोकस करना ज़रूरी है. And that mentality in our cities और tier 4 छोटे शहरों में पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, that's the thing जो अभी भी हम सुनते हैं, मतलब इवन. बट ऐसे एग्जाम्पल्स और आते रहेंगे ना स्पोर्ट्स एथलीट्स के, जो ऑडियंस हमारी देखेगी कि नहीं यार स्पोर्ट्स से उठ के भी बच्चे जा रहे हैं अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, तो ये चीज़ें भी जाएंगी ना तो उनका एक माइंडसेट चेंज होगा. तो आपने जैसे बताया कि मम्मी को चिंता थी पढ़ाई लिखाई वगैरह की, पापा को भी, तो जब आप पूरी तरह से इसमें चले गए तो पढ़ाई पे फिर इफेक्ट हुआ, या जो आपकी 12th की टॉपर लिस्ट थी वो टॉपर लिस्ट आगे बरकरार रही फिर? नहीं, आई वॉज गुड इन स्टडीज़. मतलब मेरा ये था कि अगर मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो अच्छे से करता हूँ, आइदर विद द स्टडीज़. वो अलग बात थी, मेरे को पढ़ाई में मज़ा नहीं आता था, ये मैं अभी समझ पाया उस चीज़ को, क्योंकि उस एज में नहीं समझ पाते. तो ये था कि अगर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो अच्छे से कर लेता था, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए करूँगा बट अच्छे से कर लूँगा. बट खेलूंगा 3 घंटे तो 3 घंटे खेलूंगा, ऐसा है. तो हु वाज योर इंस्पिरेशन? जैसे आपने कोच साहब की तो नजर पड़ी तो वो तो ऑब्वियसली इंस्पायर करेंगे. हु वाज योर इंस्पिरेशन इन दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट कूडो? कूडो में इंस्पिरेशन इज जो मेरे आइडियल फाइटर्स है वो भी, बट द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी, मतलब जो आसपास के उससे कहूँ, इज माई मदर. माँ से बड़ी इंस्पिरेशन की, क्योंकि आई हैव सीन हिज स्ट्रगल. वो भी मध्य प्रदेश पुलिस में अभी रिसेंटली रिटायर हुई हैं, मेरी मदर भी. एंड आई हैव सीन, मतलब उन्होंने बीड़ी बना के हम लोगों को इतना वो बड़ा किया है. एंड चीज़ें हैं, मतलब अंदर काफ़ी चीज़ें हैं. ओके, सो पहला ब्रेक आपको उसमें कब मिला? जब आप सीख तो रहे थे, उसके बाद फिर चैंपियनशिप्स में उतरने का, और अब तो आप माशाल्लाह 21 बार चैंपियन हो गए, तो पहली जो चैंपियनशिप होती है या पहली जीत जो होती है उसका कोई किस्सा याद? पहली बार जब आपको ब्रेक मिला है, पहली बार? मेरे लिए पहली जीत तो सर मैंने अभी आपको बताया, मेरे को स्टेज पे बुलाया था और पूरी स्कूल मेरे लिए ताली बजा रही थी. दैट इज़ द बिगेस्ट ब्रेक फॉर मी इफ आई हेयर वन. द सेकेंड बिगेस्ट ब्रेक जब मैंने इंडिया के लिए 2017 में जूनियर कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आया था, फ्रांस के खिलाड़ी को 8-0 से हराया था. एंड मेरे को याद है उस रिंग में जो फ्रांस का खिलाड़ी था वो पूरे बाकी खिलाड़ियों को क्लियर स्ट्राइक से हरा रहा था. दैट मीन्स 8-0 या नॉकआउट से हरा रहा था. एंड फॉर मी गेटिंग दैट लीड एंड विनिंग विद 8-0 इज अ बिग थिंग. ऑल इंडिया वाज चीयरिंग फॉर मी कि यार इस लड़के ने कुछ कर दिया है. तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट उस अभी तक मेरे को याद है. तो उसके बाद फिर कैसे 21 तक पहुंचने में कितनी का वो सफर को कैसे देखते हैं, 1 से लेके 21 तक? वो सफर संघर्षपूर्ण एज ऑब्वियस कि कोई स्पोर्ट्समैन, क्योंकि जब आप एक बार जीत जाते हैं तो उसके बाद प्रेशर रहता है कि अगला जीतने का, कि अगला 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 अगला, और तो फिर तो लगातार जीतते जा रहे हैं. तो ये चीज़ तो बिल्कुल जिसने भी कही है बड़ी सही है कि मंजिल पे पहुंचना तो अच्छी चीज़ है, बट उस चीज़ को बनाए रखना, बरकरार रखना, वो बहुत उससे भी बड़ी चीज़ है. तो इवन रीचिंग विनिंग एन इंटरनेशनल और नेशनल गोल्ड इज़ अ बिग थिंग, बट कंसिस्टेंटली आप उस चीज़ को डिफेंड कर पा रहे हो अपने टाइटल को, दैट इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी. क्योंकि सर मैं आपको बताऊं स्पोर्ट्समैन का कि एवरीवन से नाउ डेज के डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट. बिना डिसिप्लिन के आप अच्छे एथलीट नहीं बन सकते, लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते. बट फॉर मी व्हाट आई फील इज नाउ डेज एवरीबडी इज डिसिप्लिन्ड. इफ यू आर अ प्रो एथलीट, you have 8-12 hours and you are training it up to 10 to 12 hours a day. But अगर आप उस प्राइम पे है, प्रो एथलीट हो, तो सिर्फ डिसिप्लिन से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू गिव सेक्रीफाइस. आपको अपना, जब लोग सो रहे होंगे उस टाइम पे भी करना पड़ेगा, जब आपका हाथ पैर में चोट या इंजरी से होगे तब भी रिंग जाके आपको बैठ के देखना पड़ेगा. यू कांट बी लाइक कि यार आज बुखार है तो आज रेस्ट करते हैं, तो यू कांट बी लाइक दैट इन दी स्पोर्ट. माइट बी गुड इन अदर स्पोर्ट, मैं किसी स्पोर्ट्स का नहीं बोलूँगा, माइट भी हो सकता है गुड, इंजरी में रिकवरी इज मस्ट. बट हमारे स्पोर्ट्स का क्या है ना सर, अगर हम थोड़ा समय भी इधर उधर वेस्ट करेंगे तो जो हमारे जो प्राइम एथलीट्स है, और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में क्या होता है ना सर, एक पंच या एक किक में गेम चेंज हो जाता है.
एक पंच में आप नॉकआउट हो सकते हो, एक किक में वो नॉकआउट हो सकता है, तो वो किक कब कहाँ से आ जाए यू कांट इवन सोचना। तो आई थिंक सेक्रीफाइस नाउ डेज इज वेरी ह्यूज। इफ यू नीड टू बी ऑन अ टॉप स्पॉट यू नीड टू सेक्रीफाइस आइदर योर टाइम, आइदर योर एफिशिएंसी और एनीथिंग रिलेटिव से। अभी रिसेंट इंसिडेंट क्या है, अभी ईद थी, मैं घर नहीं जा पाया, ये घर से दूर मेरी पहली ईद थी, मैं 2 महीने से ट्रेनिंग कैंप में था एंड इट्स आई डोंट फील कि ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बट फॉर पीपल लाइक मी इज अ क्वाइट सेक्रीफाइस कि साल में एक त्यौहार है, उसमें भी अगर आप घर नहीं जा पा रहे हो, ट्रेनिंग में आज में आप भाग रहे हो, तो दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी आई फील। तो यूज्ड टू हो गए होंगे पेरेंट्स की नहीं वो बताते, जाहिर कभी नहीं करते हैं, बट वो तो पेरेंट्स नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे, बोलेंगे बच्चा अच्छा कर रहा है तो वो एक खुशी होती है अंदर से। तो गवर्नमेंट ने फिर कितना सपोर्ट किया जब मतलब आप पहली चैंपियनशिप जीते उसके बाद सपोर्ट शुरू हुआ, या क्योंकि जब जीतते गए उसके बाद तो ऑब्वियसली सपोर्ट किया ही होगा? सर गवर्नमेंट सपोर्ट रिसेंट जैसे हमने बताया भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसके वजह से मेरे को भारत सरकार के ही तरफ से इनकम टैक्स में नौकरी भी मिली है। बट द मेन प्रॉब्लम व्हाट आई फील इज कि सिर्फ नौकरी देना इज़ नॉट अ समाधान। उन एथलीट्स का ध्यान रखना, उनके टूर्नामेंट्स का ध्यान रखना, दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज थिंग। क्योंकि बच्चा अगर मेडल जीत रहा है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट भी होता है। जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में तो अभी कूडो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट नहीं है। हाँ, मतलब दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है, तो जो नेशनल विनर्स रहते हैं उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है, आई थिंक 70 या 80,000 रुपये नेशनल जीतने पे। हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है। इवन नेशनल जीत के आ रहे हो आप, सेम नेशनल वो जीत के आया, सेम नेशनल मैं जीत के आया हूँ, बट हमारे यहाँ पे वो नहीं है क्योंकि अभी हमारा मध्य प्रदेश में इट्स नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो क्या रहता है, एक टीयर 1 उस पर हमारे भारत सरकार की रिकॉग्निशन रहता है, उसके बाद स्टेट रिकॉग्निशन रहता है, तो वो अभी कूडो को मध्य प्रदेश में नहीं है। एंड आई होप जल्दी इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार से मान्यता है और होपफुली इस ईयर के एंड तक इंडियन ओलंपिक से भी आ जाएगी मान्यता। तो आई थिंक मध्य प्रदेश शासन को भी स्पोर्ट को जोड़ना चाहिए लिस्ट में, जोड़ना चाहिए। और अगर आप इतनी सारी चैंपियनशिप जीते हैं तो अगर मान्यता मिली तो हमें उम्मीद है कि ओलंपिक में यू कैन कम्पीट और एक मेडल जरूर आप लेके आएंगे मध्य प्रदेश और पूरे भारत के लिए। तो अगला ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने जीतना शुरू किया, आपकी फैमिली ऐसी थी कि हाँ आप निकल पाए, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं इसी तरह के स्पोर्ट्स में हो गया या नॉन स्पोर्ट्स में, हम उनकी स्टोरीज देखते हैं, कभी कभी कोई निकाल लेता है जर्नलिस्ट जाके। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? मतलब आप तो अब इतनी आपके कॉन्टैक्ट्स हो होंगे, तो आपने कुछ कोशिश की कि उन बच्चों का टैलेंट बाहर लाया जा सके? सर ये तो वही वाली बात हुई, मैं अगर मतलब यू आर स्टिल बहुत यंग, लेकिन एक कुछ कोशिश तो की होगी। जी जी। तो एक इंसिडेंट है, मतलब इवन इन व्हेनेवर आई गो टू सागर आई ऑर्गेनाइज अ कैंप। जब मैं जॉब में नहीं था तो मैं क्लासेस भी अपनी पार्ट टाइम चलाता था, और उधर पे एक स्कूल हुआ करता है अभी, आई थिंक भैंसा नाका करके एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है। उधर पे एक प्रिंसिपल ने मेरे को रीच आउट किया था, अखिलेश पाठक जी, जो कुछ समय हमारे जिला शिक्षा अधिकारी भी रहे। उन्होंने मेरे को रीच आउट किया कि हमारे यहाँ पे हम चाहते हैं स्पोर्ट्स में बच्चे कुछ अच्छा करें। तो आई हैव टेकन दैट इनिशिएटिव, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ के 5 बच्चियाँ जिनके पास पहनने के जूते नहीं हैं, जिनके पास स्कूल आने के साधन नहीं है, दे वॉन अ नेशनल गोल्ड मेडल। और उस उपलब्धि के लिए हमारे जो एक्स सीएम थे उन्होंने ट्वीट भी किया था, उसके पहले कमलनाथ जी ने उस चीज़ के लिए ट्वीट भी किया था। दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी। मैंने वो इनिशिएटिव लिया था और उन बच्चों को ट्रेन किया था, बट इट्स काइंड ऑफ अ टेलिंग माई स्टोरी कि मैंने ऐसा किया, नहीं। बट आई हैव टेकन दोज थिंग्स, एंड इवन इन सागर आई ऑल्सो रन अ वर्कशॉप फॉर वुमेन सेल्फ डिफेंस, जिसके अंदर हम अभी तक 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को महिला प्रशिक्षीकरण करते हैं सेल्फ डिफेंस के अंदर। तो ये भी एक इनिशिएटिव, क्योंकि मैं ऐसे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ कर सकते हैं, चाहे वो सेल्फ डिफेंस के माध्यम से हो या फ्री टीचिंग के माध्यम से हो। तो जितना टाइम मिलता है तो आई लव टू बी पार्ट ऑफ दोज थिंग्स। ना बिल्कुल। और अब ये आपने कोशिशें तो कर ली, लेकिन अब आपका जो स्पोर्ट्स है, जो पर्टिकुलर कूदो स्पोर्ट है, उसमें अब जैसे आप जा रहे थे ये स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो कोई भी पेरेंट्स या सोसाइटी ये सोचती है कि भाई इस स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट सब देखते हैं, बहुत पैसा, बहुत ही पैसा है,
और ग्लैमर आता है, या मतलब दुनिया भर की चीजें आती हैं। तो सब लोग सोचते हैं भाई पैसा है कि नहीं स्पोर्ट्स में, क्योंकि कई कहानियां ऐसी सुनी भी हैं लोगों ने कि इस स्पोर्ट्स में तो चले गए लेकिन फिर खुद का नुकसान करा लिया, फाइनेंशियली भी कुछ हुआ नहीं। तो ये जो कूदो स्पोर्ट्स है, अगर कोई इसमें जाना चाहे तो इनकम वाइज ये कितना ज्यादा वेल्दी है ये स्पोर्ट? Sir, I would say it's a growing sport in India. Not I would compare with cricket or any mainstream sport, क्योंकि it's extremely आप compare कर रहे हैं cricket and kind of a new sport in India. So अभी पैसा तो उतना नहीं है I would say, but it's a growing sport. और हमारे जैसे जैसे ये खेल बढ़ेगा तो sponsors भी आएंगे और एथलीट्स को सपोर्ट भी होगा. यू वोंट बिलीव इट, आई एम गोइंग फॉर अ वर्ल्ड कप एंड आई नीड टू पे फ्यू सर्टेन अमाउंट विद आवर पॉकेट्स. हाँ, ये पूछने वाला था मैं. हाँ. कि अभी हम लोग इससे पहले बातचीत कर रहे थे तो भाई ने बताया कि कुछ अपने जेब से भी देना पड़ता है जी. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन रहे, जी जी जी, नेशनल चैंपियन रहे, तो प्राइज अमाउंट कम है, करना चाहिए या कैसा? नहीं, इट्स नॉट अ प्राइज अमाउंट, इट्स अ अमाउंट ऑफ गोइंग देयर एंड पार्टिसिपेटिंग. तो विनिंग अमाउंट फेडरेशन बना है क्या मतलब? ये भारत, हाँ, स्पोर्ट्स का कूडो का फेडरेशन है, कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक अक्षय कुमार जी हैं. हाँ, भारत देश के. और प्रेसिडेंट हमारे सोशिहान मेहुल वोरा जी है. उसके अंडर में ये बाकी जो हमारे कहते हैं पूरे स्टेट्स में ये खेल को खेला जाता है सब जगह पे. बट द प्रॉब्लम इज के जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के कभी कभी क्या रहता है, हर स्पोर्ट्स को फंड रिलीज नहीं होता है. उसके भी ग्रेड्स रहते हैं. इफ यू आई टेल अबाउट कि हर स्पोर्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. जैसे क्रिकेट कम्स इन ए प्रायोरिटी, बी प्रायोरिटी, सी प्रायोरिटी और अदर्स कैटेगरी में. तो कूडो इज अ ग्रोइंग स्पोर्ट, बट अभी जो सपोर्ट मिलना चाहिए एथलीट्स को वो नहीं मिलता है. दैट्स अ हार्श रियलिटी. अभी हमारे एथलीट्स, मैं भी खुद वर्ल्ड कप के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, भारत देश के लिए खेलने, और उसके लिए भी हमें ही पैसा लगा के जाना पड़ रहा है. तो दैट्स अ हार्ड रियलिटी. तो अब तो जैसे मेडल्स आने लगे ओलंपिक्स में भी, तो अब मैंने देखा कि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है. जो प्राइम मिनिस्टर भी जैसे जो जीत के भी आए, हार के भी आए, सबसे मिलते हैं. तो गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव. एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव, बट वो सफिशिएंट नहीं है सर. आई फील हम इतना बड़ा जनसंख्या है भारत, एक समूह इतनी जनसंख्या की है कि कुछ लिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड कराने से चीज़ें नहीं चलेंगी. वी से नाउअडेज के ओलंपिक में चलो हमारे 10 मेडल आ जाए तो बहुत है. नहीं, हमारे बहुत मेडल आ सकते हैं. नहीं, क्योंकि हम तो एक आने पे इतना राइट दिवाली मना लेते हैं. एब्सोल्युटली. एंड उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट और अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है. डेफिनेटली ह्यूज क्रेडिट गोज टू देम. बट और अच्छे लेवल पे इनिशिएटिव लेंगे तो जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज से जो ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स हैं, जैसे आपने बताया कुछ प्लेयर्स नहीं पहुंच पाते हैं, उसका मेन रीजन ही ये है. आज आप देखते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट क्यों बढ़ पा रहा है? क्योंकि स्काउटिंग होती है, बच्चों को जाके देखते हैं कि ये अच्छा खेल रहा है, इसको मैं अपनी टीम के लिए आईपीएल के लिए लेके आऊंगा. अभी कुछ दिन पहले 14 इयर्स बॉय सूर्यवंशी, तो स्काउटिंग करते हैं कि पूरे ये प्लेयर्स देखो अच्छा करेंगे. बट बाकी आई डोंट फील किसी भी स्पोर्ट्स में जाके होती होगी स्काउटिंग. दिस इज अ गुड टैलेंट फॉर आवर इंडिया, कैन रिप्रेजेंट इट इंटरनेशनल लेवल. आई वोंट फील नीरज चोपड़ा जी को ओलंपिक्स के पहले इतने लोग जान रहे थे, कोई नहीं जानता था. इवन ही इज अ कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, ही इज अ एशियन गेम्स मेडलिस्ट, नोबडी नोज. जब तक आपको इतने लोग जानने ना, अब उनके पास सब है और आएंगे भी, बट अभी उनको उतनी नीड नहीं है. आई फील डेफिनेटली मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ और ज़्यादा मिलना चाहिए. बट अभी ऑलरेडी जब वो इतना बड़ा चीज़ कर चुके, अगर वही चीज़ उनको पहले मिलती जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज़ में कि यार मैं ये इंटरनेशनल जैवलिन खरीदने के लिए, इफ़ यू हर्ड इज स्टोरीज, महंगा आता है, तो अगर उस टाइम पे और उनको सपोर्ट मिलता तो आज शायद और अच्छे लेवल पे मेडल्स आते. अभी और गोल्ड आएंगे डेफिनेटली, है ना. तो ये चीज़ें थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए सर. तो आपने इतना फॉरेन कंट्रीज भी आप घूमे हैं, इंडिया में भी काफी ट्रेवल किया है, तो जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसमें क्या फर्क महसूस करते हैं? जो फॉरेन, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है स्पोर्ट्स के प्रति, और एशियन में भी, तो क्या फर्क महसूस करते हैं इंडिया में और वहाँ के स्पोर्ट्स? सर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स जो बिहेवियर है वो टोटली अलग है. उधर पे स्पोर्ट्स बिहेवियर एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट को लेके नहीं है, कंट्री को लेके है. मतलब आज मैं क्रिकेट का मैच देखने जा रहा हूँ क्योंकि इंडिया खेल रहा है. सेम आज मैं हॉकी का मैच देखने जा रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट इंडिया खेल रहा है. तो ये कल्चर उधर पे ज्यादा है, ना कि आज क्रिकेट का मैच है तो मैं देखने जा रहा हूँ. तो उसके वजह से जो उनका स्पोर्ट्स कल्चर है वो बहुत डेवलप हुआ है कि अगर इंडिया का इवन आज चेस का मैच भी है तो मैं देखने जाऊंगा यार, इंडिया खेल रहा है उसमें. हॉकी का मैच है इंडिया का, हम देखने जाएंगे, इंडियंस है ना अपन.
तो ये कल्चर बहुत बड़ा है उधर पे, मतलब कहते हैं ना नेशनलिटी को लेके दे आर वेरी मच के भाई हमारे देश का मैच चल रहा है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, हम चेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये कल्चर सबसे ह्यूज डिफरेंस मेकर है। एंड स्पोर्ट बढ़ता है तो डेफिनेटली लोग देखेंगे ही, बट जो सपोर्ट होना चाहिए कंट्री को लेके वो थोड़ा सा आई थिंक हम लैक करते हैं कि एक ही स्पोर्ट को लेके अच्छा है, मिलना चाहिए और बड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, बट सिर्फ एक ही स्पोर्ट को लेके अगर अपन साइकोलॉजिकल के यार क्रिकेट सब देख रहे हैं इसलिए हम देख रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है आई फील। ओके, तो जब इतनी जगह टूर करते हैं, सब जगह जाते हैं आप, तो जो प्लेयर्स जो रहते हैं तो एक वो रहता है ना कि फॉरेन कंट्रीज का ही पूछ रहा हूँ, इंडिया का भी और वहाँ का भी, कि इंटरेक्शन ऑफ प्लेयर्स कैसा रहता है? जैसे कि एक टाइप हम कहते हैं ना कि कोल्ड वॉर टाइप का प्लेयर्स के बीच में है, या इंडियंस को काफी झेलना पड़ा है पिछले समय में कि एक काइंड ऑफ, अगर सही शब्द तो नहीं होगा लेकिन हाँ एक रेसिज्म टाइप का झेलना पड़ता है इंडियंस को कि शुरुआत से ही बहुत सारी, तो आपको उसका सामना करना पड़ा क्या? आई फील नाउ डेज इट्स नॉर्मल एवरीवेयर, शायद पहले करना पड़ता हो, बट एक कहते हैं ना जो अंडरडॉग्स माने जाते हैं, इंडिया को अंडरडॉग्स माना जाता है, मतलब नॉट टू से दिस और इट्स काइंड ऑफ अ लाई, मैं झूठ बोलूँ आपसे, बट बाकी स्पोर्ट्स में आई थिंक कोई भी कॉम्पैक्ट स्पोर्ट में गए या कहीं पे तो इंडियन ओ इंडिया से फाइट है यार आराम से जाएगी, मतलब ऐसे तो अंडरडॉग्स माना जाता है इंडियंस को। और इंडिया इज अ वेरी गुड रेसलिंग एंड वेरी गुड बॉक्सिंग, तो भी कॉम्बैट स्पोर्ट में अंडरडॉग्स माना जाता है, तो वो चीज़ चेंज होगा आई थिंक। और वो रेसिज्म वाली चीज़ तो आई वोंट फील इट अभी तक, ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं, मतलब इंडिया से तो आज तक मैंने किसी को भी नहीं देखा कि यार इंडिया है तो ऐसे ट्रीट करे। नाउ डेज इट्स ग्लोबली चेंजिंग, तो ये रेसिज्म और अब नहीं हो रहा है आई फील। पहले डेफिनेटली अगर आपने बात रखी है तो होता होगा डेफिनेटली, बट अब आई डोंट फील कि ऐसी कोई चीज़ें आती हैं। सो अब अक्षय कुमार जी से मुलाकात का किस्सा जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपने बताया कि इनकम टैक्स विभाग में जॉब मिली आपको, और एक फोटो हमने देखी इसमें अक्षय कुमार साहब ही आपको ज्वाइनिंग का दे रहे थे लेटर, और अक्षय कुमार जी के आपने एक वर्ड यूज किया शिहान, तो शिहान क्या है वर्ड? सर जैसे आपने अगर सुना नहीं, आपको तो पता ही होगा, जैसे डॉक्टर एक उपाधि रहती है, डिग्री टाइटल रहता है, तो हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट में भी एक रहता है सेंसाई। इफ यू हर्ड अबाउट अ ब्लैक बेल्ट देखा है राइट, तो जो ब्लैक बेल्ट रहता है इट्स अ फर्स्ट डिग्री, उसको हम बोलते हैं सेंसाई, जापानीज वर्ड है, इसको हम बोलते हैं, कहते हैं जैसे हम बोले टीचर, फिर टीचर से बड़ा हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर हेड, तो इट्स काइंड ऑफ अ सेंसाई, सेंपाई, सेंसाई, हांशी, रेंची, क्या कहता हूँ, फिर उसके बाद सोशिहान, शिहान, तो दीज आर द वर्ड्स। सो हमारे अक्षय सर ऑलरेडी ब्लैक बेल्ट है, मतलब उन्होंने ही, हाँ, और उन्होंने ही इंडिया में ये फाइटिंग स्पोर्ट्स कल्चर स्टार्ट किया है, एक्शन मूवीज, तो ही इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किया था बिकॉज ही ऑन दैट टाइटल ऑफ। शिहान आपने सबसे लास्ट में यूज किया, तो सबसे टॉप की उपाधि है। अच्छा, ओके, तो अक्षय सर मतलब साल भर एक तो बिजी रहते हैं और ये सब में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो अक्षय सर से मुलाकात कैसे हुई पहली मुलाकात? अक्षय सर से एक्चुअली मेरी दूसरी तीसरी थी ऑलरेडी, उन्होंने कुछ इवेंट्स में मेरे को, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ तो कई बार उन्होंने फैसिलिटेट किया है मेडल नेशनल टूर्नामेंट्स में। और एक मैं उनके ग्रेट इनिशिएटिव के बारे में भी बताना चाहूँगा, हर साल वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन कराते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, नॉट यू नीड टू पे एनी मनी फॉर द टूर्नामेंट, नॉट फॉर ईटिंग फूड और एंट्री फीस, मेडल सर्टिफिकेट, सब फ्री। तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई फील, मतलब हार्डली किसी स्पोर्ट में होता होगा कि पूरा टूर्नामेंट फ्री और इंटरनेशनल लेवल का, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से वो टूर्नामेंट हो रहा है, तो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय अक्षय सर। और अक्षय सर इज़ वेरी हम्बल हार्टेड पर्सन, मतलब वो कभी ये फील नहीं करते कि यार वो उनसे मिले तो ऐसा लगा कि कोई अपने ही बीच का व्यक्ति है वो, तो इट्स नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ है, और उनकी ह्यूमर उनके अंदर बहुत तगड़ा सर, एनर्जी फील कर सकते हैं, जैसे ऐसे बैठे हैं ना, कुछ हमारा क्या रहता है, कोई भी बड़ा इंसान या बड़ा नॉलेज वाला है तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा सुने, तो उनकी बातें सुनने में ही हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब वेविंग अराउंड थिंग्स, तो बहुत जेंटल हार्टेड, बहुत डाउन टू अर्थ है। और द कम्युनिकेशन स्टार्टेड, क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके जो जिला है सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, डेफिनेटली ये तो उनको पता था, बट उधर पे फेमस क्या है आपके यहाँ पे, तो आई टोल्ड कि हमारे यहाँ से डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड फेमस है,
तो उन्होंने कहा बढ़िया, हमने डेफिनेटली बोला सर आप मध्य प्रदेश में हमारे सागर कभी आइए, तो लव टू बी कभी। काफी लोग सागर से निकले भी हैं। हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं अभी मुलाकात करें, वो खुद सागर से हैं। अरे वाह। और उनके क्लासमेट्स रहे आशुतोष राणा जी, मुकेश तिवारी जो वसूली भाई का रोल करते हैं, वो हमारे सर के क्लासमेट्स रहे हैं दोनों। तो सागर ने बहुत कुछ दिया है। प्राइड ऑफ सागर, प्राइड ऑफ सागर। तो और मध्य प्रदेश के प्राइड है सागर, तो मध्य प्रदेश के प्राइड है। सागर के प्राइड लिस्ट में तो डेफिनेटली रहेंगे। जॉब आपको मिली इनकम टैक्स जी जी, वो कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि आप तो एमपी के हैं, जॉब आपको मिली वहाँ महाराष्ट्र में जाकर। नहीं, एक्चुअली क्या रहता है ना सर, जो टॉप मोस्ट एथलीट्स रहते हैं इंटरनेशनल, जैसे मैंने बताया ना, आपने मेरे से अभी एक सवाल किया था कि भारत सरकार का क्या रोल रहा है आपकी उपलब्धियों में, तो सबसे बड़ा उपलब्धियों में जो रोल रहा है, ये जो नौकरी मेरे को प्रदान हुई वो स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू ही हुई है। और वो उसमें सेंट्रल जो डिपार्टमेंट है, मतलब वो डीओपीटी के अंदर पे आता है, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सैंक्शन करती है कुछ स्पोर्ट्स एथलीट्स को कि ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स कोटे की नौकरियां निकलती हैं, इफ़ यू हर्ड अबाउट। तो इनकम टैक्स भी अपने लिस्ट में स्पोर्ट्स एथलीट्स को भी रिक्रूट करता है। तो उसमें आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, आपके सर्टेन अचीवमेंट्स होने चाहिए, पिछले 5 साल में ये मेडल हो तो आप एलिजिबल रहते हो। उसके बाद फिर एक लिस्टिंग आती है और उसके बाद फिर आपका डीवी राउंड होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इफ़ यू फाइंड कि आपकी चीज़ें सही हैं तो यू गॉट अ जॉब। ओके। और आपको जो वो ज्वाइनिंग लेटर दिया अक्षय पाजी ने, हाँ। तो वो ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए कैसे आए? वो ज्वाइनिंग लेटर एक्चुअली जो हमारे, मैंने बताया ना, हेड थे मेहुल सर, उनके पास आई थिंक मैसेज आया अक्षय सर का कि वी विल लव टू बी कॉल दोस चाइल्ड, उनसे उनको बुलाओ, उनके साथ बैठ के वील हैव अ क्वाइट लंच और काइंड ऑफ अ थिंग। तो फिर मेहुल सर का फ़ोन आया कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं, अभी तो इट्स हैप्पी थिंग फॉर मी, आई गॉट अ जॉब लेटर। कह रहे अक्षय सर से मिलोगे? मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, नेकी और पूछ पूछ। तो फिर सर लेके गए, मतलब, और मेहुल सर भी इट्स वेरी, खुद वो अक्षय जी के पास लेके? हाँ, मैं अक्षय सर ने ही बुलाया था कि ये यार बच्चे, अपने बच्चे, अपने स्पोर्ट के बच्चे अगर इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े जॉब्स पे जा रहे हैं, तो उन्होंने बुलाया, फोटो सब, और क्या बताऊं सर। नहीं, वो तो पर्सनालिटी अलग है। हम लोग को मौका मिला था एक बार उनके साथ काम करने का। सेल्फी मूवी ही वो शूटिंग है इन भोपाल, तो हम लोग एज अ तब थिएटर करते थे, तब उनके साथ इंटरेक्शन जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसे के वैसे। और ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों, मतलब अलग अलग वो नहीं है उनका। हाँ, और हम लोग एज सब आर्टिस्ट इकट्ठे होते थे जब भी, तो हम लोग को बोलते थे ओ तुम लोग क्या कर रहे हो सुबह सुबह उठ के। तो उनकी आवाज ही कुछ, और हम तो उनमें सिर्फ वही देखते हैं, राजू ही देखते हैं सबके सब। आने वाली है हाँ, अभी शायद शूट स्टार्ट होगा साल के एंड में हेरा फेरी 3 का, तो सबको इंतजार है। तो आखिरी में पूछना चाहूंगा, जो डाइट्स आप लोग फॉलो करते हो एक स्पोर्ट्स पर्सन और इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए, डाइट क्या क्या डाइट जरूरी है, और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितना डिसिप्लिन जरूरी है? क्योंकि मैं खुद छुटकारा पाना चाहता हूँ अपने टमी से, काफी ज्यादा हम लोग फूडी लोग हैं, तो आपको बहुत सारा खाने की चीजें पसंद होंगी, एंड बिरयानियाँ हो सकता है आपका फेवरेट होता ही है आपके वहाँ पे फेवरेट, तो कैसे कंट्रोल होता है, कितना डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ता है स्पोर्ट्स एथलीट के लिए। और कंपैरेटिवली अगर हम बात करें डाइट के मामले में, और स्पेशली मैं बोलूँगा कॉम्बैट स्पोर्ट में, मैं बताऊँगा आपको क्यों। कॉम्बैट स्पोर्ट में क्या रहता है सर, अगर आपने ये अभी सभी के कान में है वो वाली स्टोरी फोगाट जी की, 1 किलो वजन या आई थिंक 30 ग्राम्स वजन के उससे ही गॉट डिस्क्वालीफाइड इन ओलंपिक, राइट? 100 ग्राम, सॉरी। तो ये बहुत मायने करता है। और कटिंग दोज वेट इज लाइक के फाइट खेलना इज इजी, कटिंग दोज 10 किलोज 3 दिन 4 दिन, 10 किलो की बात कर रहा हूं मैं, 10 किलो 4-5 दिन में कैसे काटते हैं, बॉडी फैट निकालते हैं, पूरा वाटर कट कर रहे हैं, अपने बॉडी का पूरा पानी निचोड़ रहे हैं, तो दैट इज बहुत हैक्टिक वाली चीज है वो। ट्रेडमिल पे दौड़ के नहीं, सिर्फ दौड़ने से कुछ नहीं होता, नहीं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा। मतलब दौड़ने से तो आपका सिर्फ पसीना निकलेगा, पर बॉडी को डिहाइड्रेट भी करते हैं, जो अंदर पानी है, 70% ऑफ आवर बॉडी इज विद फ्लूइड, पानी है, उसको हम पूरा करते हैं कि पानी कम से कम रहे उसको। वो भी, उसका भी एक प्रॉपर तरीका रहता है लोडिंग और डीलोडिंग का। आप पहले शुरू के जब 10 दिन बचे हैं तो उसमें पहले पानी इनटेक करिए, आखिरी के 1 हफ्ते में पूरा पानी छोड़ेंगे, कार्ब्स कट कर देंगे, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो डाइट तो बहुत प्राइमरी है सर, मतलब हम इस चीज़ में लैक करते हैं, इंडिया इज़ लैकिंग इन दिस, कि हम सिर्फ एनर्जी, रॉ पावर पे ही फोकस रखते हैं, अरे मेरी स्किल बहुत अच्छी है, बट डाइट पे फोकस नहीं रखते, और वो प्राइमरी है, सेकेंडरी भी नहीं है।
प्राइमरी है। आपका 60% ऑफ वर्क एंड 40% ऑफ योर डाइट, बहुत 40% बहुत मायने करता है। पॉइंट्स उससे तो काम ही हो जाता है। और न्यूट्रिशन के लिए वेज नॉन वेज नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप चिकन खाएंगे नहीं, ऐसा आई वोंट फील इट टिल नाउ। जो मेरा न्यूट्रिशनिस्ट है, मतलब दीपक भैया भी, उन्होंने भी आज तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला कि यार पनीर अगर इधर पे, मैं हर जगह का नॉनवेज प्रेफर नहीं करता हूँ ऑनेस्टली इफ आई टेल यू। तो कुछ लिमिटेड प्लेसेस हैं वहीं पे मैं खाना प्रेफर करता हूँ जब तक मैं उनसे नोन नहीं हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं वेज बाहर तो कंट्रीज़ में, आप बिलीव नहीं करोगे, फॉरेन कंट्रीज़ में मैं कभी नॉनवेज नहीं खाता, या फॉरेन जगह पे कहीं पे भी, या ऐसे जगह पे मैं नॉनवेज नहीं, मैं वेज ही खाता हूँ। पनीर, अभी भी हम पनीर ही खा के आ रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ कि आपका जो सोर्स ऑफ प्रोटीन नॉन वेज में होता है वो भी वेज में होता है। थोड़ा 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं, या थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट वेज में भी वही कंपोनेंट्स, वही, बस ये है थोड़ा सा वेज में आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन वो लेना पड़ेगा, ग्राम्स में ज़्यादा लेना पड़ेगा कंपेरेटिव टू नॉन वेज, बट सिमिलर है। ऐसा कोई मिथ है वो एक, आई फील ना। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई नॉनवेज से ज्यादा प्रोटीन है, वो एक अफवाह मात्र है। अब खुद एक प्रोफेशनल प्लेयर आपको बता रहा है। तो आगे के क्या प्लान्स है अभी? जैसे अब नेशनल चैंपियन आप इतना हो गए, वर्ल्ड चैंपियन भी हो गए, तो आगे आपका क्या प्लान्स है अभी? किस चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है, या आगे कहाँ जाने वाले? अभी मेरी सबसे बड़ी तैयारी चल रही है सीनियर कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके, वर्ल्ड कप को लेके, जो कि जुलाई में होने वाला है, बुल्गारिया, यूरोप में होने वाला है। और उसमें मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया टीम को, और उसमें हमारी कोशिश है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ, मेडल लेकर आऊँ। क्योंकि द हार्ड थिंग इज़ इंडिया इन सीनियर, मैंने जो बताया वर्ल्ड, वो जूनियर कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो इंडिया के लिए मैं 2017 में मेडल लेके आया। बट सीनियर कैटेगरी में आज तक टिल डेट, इट माइट बी हिस्ट्री हैपनिंग विद दिस अभी जुलाई में, उसके पहले सीनियर वर्ल्ड कप में कोई एक भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप में एक फाइट भी क्वालिफाई नहीं किया है। फाइट, मैं मेडल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फाइट की बात कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं जीती है। तो होपफुली डेफिनेटली विल चेंज दिस टाइम, विल झंडा फहराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल फहराएंगे। और तो इसे ओलंपिक में अभी तो नहीं आया ना, अभी ओलंपिक में नहीं आया, लेकिन हाँ होपफुली अप्रूवल मिले। और मध्य प्रदेश सरकार भी मदद कर रही है। आप यहाँ आने से पहले शायद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, विश्वास सारंग जी के साथ। तो यहाँ से कितना सपोर्ट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से सपोर्ट के वी हैड अ टॉक के अभी और अच्छी चीज़ें होंगी डेफिनेटली। अभी स्टेट स्कॉलरशिप दे अप्रूव्ड, दे आर सेइंग कि अप्रूव करेंगे। जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेट के जो मेडलिस्ट हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इट्स अ गुड गोइंग प्रोसेस आई वुड से, धीरे, बट मैं ये नहीं कह सकता ना एक दिन में सब कुछ होता है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे चीज़ें होंगी, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, राइट। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरी कूडो एथलीट अराउंड इंडिया और मध्य प्रदेश कि इट्स गुड गोइंग प्रोसेस, अच्छा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी अभी मध्य प्रदेश में कूडो की जो स्थिति है वो और अच्छे लेवल पे इम्प्रूव होगी। ओके, सो लास्ट सवाल फिर हम एंड करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा छोटे एज से इस स्पोर्ट में जाना चाहे, कूडो में, तो कितना स्कोप है आगे चल के? और इनकम वाइज भी, एंड चलो आपको जॉब मिल गई, हो सकता है उन्हें भी मिले, लेकिन कितना स्कोप है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट का इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड? सर वर्ल्ड वाइड तो बहुत बड़ा है। वर्ल्ड वाइड तो इट्स लाइक अ सॉकर एंड ऑल दो स्पोर्ट्स काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। यू बी अ खबीब और अ कॉलन मैकग्रेगर फ्रॉम एनी कॉम्बैट स्पोर्ट। इंडिया में बात करूं, जस्ट बिकॉज इंडिया में ये स्पोर्ट न्यू है क्योंकि 2012 में आया है, और कंपेरेटिव टू क्रिकेट और इन सब से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि नया स्पोर्ट है। कोई भी खेल भारत में अभी तक आई थिंक पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करा जितना कूडो ने कर लिया 10 सालों में। मतलब SGFI टूर्नामेंट के में भारत सरकार से मान्यता मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लोगों को 60 आई थिंक कराटे एंड ऑल दो स्पोर्ट्स, आई वोंट से नेम, आई डोंट वांट टू, बट 60 साल लग गए भारत सरकार से मान्यता लाने में, और अभी भी आई थिंक कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं। एंड एक चीज़ और मैं मिस कर गया सर, रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा लंबा समय ले रहा हूँ, बट मेरा कूडो में स्विच करने का एक मेन मकसद ये भी था कि स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स को लेके, पॉलिटिक्स है और फेडरेशन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है सर। फेडरेशन पॉलिटिक्स कैसा है ना, एक खेल के 10 फेडरेशन है, अब मैं किस फेडरेशन से खेल रहा हूँ वो ऑफिशियल फेडरेशन है नहीं, ये बच्चा नहीं समझ पाता है। तो ये सबसे, वो अपना खेल पे, उसको फेडरेशन से कोई मतलब नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द एथलीट्स, यू आर प्लेइंग एनी स्पोर्ट, कराटे, मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं लोगों के
कि सर मैं कराटे कर रहा हूँ बट मैं 10 साल से मेडल लेके आ रहा हूँ बट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यू नीड टू बी विद द राइट स्पॉट। कहाँ पे भारत सरकार की मान्यता है, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स सर्टेन, उसमें मिलेंगे खेल के नाम जो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है। मतलब आज के उसमें तो कोई भी क्लेम कर देता है कि मैं ये इसका संस्थापक हूँ और मैं ये खेल कराता हूँ, बट वो भारत सरकार से रिकॉग्नाइज नहीं। तो उन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू, आपने सुना होगा, सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देते हैं। आर्मी की भर्ती में हमारे कुछ एथलीट्स जाते हैं तो बड़ा दुख लगता है, और उससे क्या होता है ना, लोगों का परसेप्शन गलत होता है कि ये देखो बेचारा नेशनल या इंटरनेशनल खेल के है, उसके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। और जो बच्चा इतनी मेहनत से अच्छा कर रहा है, लोग उसको फिर अरे यार वो तो 100 में से 1 को मिल जाता है। बट अगर आप राइट स्पॉट पे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो ये एक चीज़ आप जरूर ध्यान दें कि आप सही जगह पे रहें। बिल्कुल। तो मतलब कूदो का काफी ज्यादा स्कोप है, वर्ल्ड वाइड तो है ही, इंडिया में और ज्यादा स्कोप है। और ये इसलिए भी हम मान सकते हैं क्योंकि अभी नया नया स्पोर्ट्स है तो कंपटीशन कम है, कंपैरेटिवली कम है, तो इसलिए मौके ज्यादा मिल सकते हैं आपको। और जैसा कि हर पेरेंट का सपना होता है कि बच्चा नाम रोशन करे, तो आप भी अगर अपने बच्चों को स्पोर्ट में भेजते हैं तो डेफिनेटली नाम रोशन करेगा अगर इस तरह के प्लेयर्स का गाइडेंस मिलेगा। तो सोहेल भाई बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए। और डेफिनेटली आपकी जर्नी जो है, जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे स्पेशली यूथ में, उनको इंस्पायर जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम ये दुआ करते हैं कि अगला आप जब भी ओलंपिक में स्पोर्ट हो तो अगला इंटरव्यू आप ओलंपिक मेडल के साथ यहाँ पे करें, है ना। बिल्कुल। तो ये थे आपके साथ सोहेल खान, 21 बार के नेशनल चैंपियन इन कूडो एंड वर्ल्ड चैंपियन। एंड कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और किस तरह के गेस्ट से आप मिलना चाहते हैं यहाँ पर वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।